माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो एनिमल और प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, इनके बारे में आपको ब्रीफ के अंदर जानकारी दी हुई है। तो शुरू करते हैं आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले देखना है कि इस चैप्टर में जो फूड क्यों हमें आवश्यक है, जो फूड है हमें क्यों आवश्यक है उसके बारे में। तो फूड है जो एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड डिमांड ऑफ द फूड प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब है कि जो फूड है वो अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है और जो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसकी डिमांड के लिए उस फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना भी आवश्यक है। टू मीट दिस डिमांड एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैव बीन इम्प्रूव्ड थ्रू साइंटिफिक एडवांसमेंट। और इस फूड की बढ़ती हुई डिमांड को कंप्लीट करने के लिए एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं वो साइंटिफिक तरीके से इम्प्रूव करने की ज़रूरत हुई है। दिस चैप्टर कवर्स मेथड्स ऑफ एनहांस क्रॉप्स वेराइटी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। इस चैप्टर में हम जो देखेंगे इस फूड की प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए 3 चीज़ें हैं। वो है एक तो वेराइटी एनहांसमेंट का, जो क्रॉप्स है उसकी वेराइटी एनहांसमेंट का, दूसरा उसके प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट का, और तीसरा है क्रॉप के प्रोटेक्शन के बारे में। और इसके साथ साथ इसमें है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग जो पहला टॉपिक है वो है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। तो बच्चों, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे फूड की डिमांड बढ़ेगी, और फूड की डिमांड बढ़ने के साथ साथ हम जानते हैं कि एरिया तो वैसा का वैसा ही कांस्टेंट है, स्थिर है, लेकिन जो पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इस कंटिन्यूसली पॉपुलेशन को बढ़ने के कारण हमें उस क्रॉप के अंदर ही या जो अपन कल्टीवेशन करते हैं उसी में कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट करना पड़े ताकि एक लिमिटेड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले करना पड़ेगा अपने को क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट एम्स टू डेवलप बेटर क्रॉप वैराइटीज़ दैट प्रोवाइड हायर यील्ड, बेटर क्वालिटी, रेसिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज एंड अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो क्रॉप वैरायटी है इसमें इसका इम्प्रूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डेवलपमेंट इन बेटर क्रॉप वैराइटीज़, जो उच्च गुणवत्ता की वैराइटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट करना, जो कि क्या हो सके? प्रोवाइड हायर यील्ड, जिससे कि उच्च या अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके, और बेटर क्वालिटी के उन उत्पादन अधिक तो हो ही, साथ के साथ बेटर क्वालिटी के यानी कि बेहतर गुणवत्ता का हो, और रेसिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज़, और जो पेस्ट्स, जो कीट हैं और डिजीज़ हैं उनसे क्या हो? रेसिस्टेंस यानी कि उनसे प्रतिरोधकता इसमें, और साथ के साथ एडेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो फसल हैं उनकी परिस्थितियां हैं, पर्यावरण परिस्थितियां उनके अनुकूल हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। तो इस क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम आगे स्टडी करेंगे। तो पहली मेथड है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। इस संकरण की जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इस मेथड में क्या होता है कि जो 2 डिफरेंट वेराइटीज़ हैं प्लांट्स की, उन डिफरेंट वेराइटीज़ के अंदर आपस में क्रॉसिंग करवाई जाती है, जिससे कि डिज़ायरेबल जो ट्रेड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, विशेषताएं हैं, वो उन दोनों प्लांट्स की या दोनों ही स्पीसीज़ वेराइटीज़ की नई स्पीसीज़ के अंदर कैरी हो जाती है। जैसे हाइब्रिड वीट वेराइटी विथ हाई यील्ड एंड डिजीज रेसिस्टेंट। जो वीट की जो वेराइटी है, जो गेहूं की वेराइटी है, वो इस तरीके की हाइब्रिड वेराइटी का डेवलपमेंट किया गया है, इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिसकी उत्पादकता भी हाई हो और डिजीज से रेसिस्टेंस भी हो।
दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि जो वैरायटी है, जो भी क्रॉप है, उसकी उस क्रॉप की जेनेटिक्स के अंदर या उसके जो जीन्स हैं उस जीन में ही ऐसे कैरेक्टर्स को इम्प्रूव किया जाए जो उसमें यील्ड को यानी कि उत्पादनकता को बढ़ाएं और डिजीज से रेसिस्टेंस बढ़ाएं। तो आनुवांशिक पौधों के जीन में सीधे बदलाव करके विशेष गुण प्राप्त करने को क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेटी कॉटन, जो कि बॉल वर्म से क्या है? रेसिस्टेंट है। थर्ड है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है कि ऐसी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैरायटी का सिलेक्शन किया जाए जिनमें इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं अच्छी उत्पादकता के, और जैसे डिजीज से रेसिस्टेंट से पेस्ट से रेसिस्टेंट के, इस तरीके की उसके अंदर क्या हो? कैरेक्टर्स हो। तो ऐसी जो वैरायटी है उसका क्या किया जाए? सिलेक्शन किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए। तो सिलेक्टिंग हाई यील्ड व्हीट प्लांट्स फॉर कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन के लिए उच्च उत्पादकता के व्हीट वाले प्लांट्स का सिलेक्ट करना। तो ये तो थी 3 अपने पास मेथड्स जिसके द्वारा वेराइटी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और इसी की दूसरा जो टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोडक्शन का। तो इस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम सेकंड है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, इसको अपन देखते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट किसके द्वारा किया जा सकता है? ये किया जा सकता है किसके द्वारा? इंक्रीजिंग क्रॉप यील्डिंग बाय मीनिंग वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो विभिन्न प्रकार की जो कृषि तकनीकें हैं उनका यूज़ करके क्रॉप के जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया जाता है। तो इसकी भी कुछ मेथड्स हैं। इसमें पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि पोषक तत्वों का प्रबंधन करके जो प्लांट्स हैं। तो इस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या दिया हुआ है? इसमें होता है कि जो प्लांट्स हैं उनको जो आवश्यक न्यूट्रिएंट हैं, क्यों चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स? उनकी ग्रोथ के लिए, और जिससे कि जो पौधों की जो आवश्यक ग्रोथ है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और जो बच्चों ये न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी और नीडिंग के हिसाब से किस प्रकार 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो वो होते हैं मुख्य पोषक तत्व जिनकी लार्ज अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में उनकी आवश्यकता बॉडी को या प्लांट को होती है। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो, माइक्रो यानी कि कम, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी प्लांट्स को ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम होती है, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज आदि। और अगर इन सभी न्यूट्रिएंट्स का हम क्या करें? ढंग से मैनेजमेंट करें सॉइल के अंदर, तो सॉइल फर्टिलिटी और क्रॉप का प्रोडक्शन दोनों ही क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स का हम किसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है? तो इन न्यूट्रिएंट्स का इम्पोर्टेंस है कि बेटर ग्रोथ और उत्पादन के लिए, और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और न्यूट्रिएंट्स के डिप्लेंट्स को रोकने के लिए। और इसी का जो सेकंड मेथड है जिसके द्वारा हमें क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, तो पहला तो था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, और दूसरा है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने का। तो बच्चों मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों ही क्या होते हैं? प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते हैं। तो मैन्योर तो वो होते हैं जो नेचुरली एक्योरिंग की होती है, और फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो कि फैक्ट्रीज में या मैन मेड होते हैं। तो मैन्योर का मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो मैन्योर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट से प्राप्त किए जाते हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं?
फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकली सिंथेसाइज्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि रासायनिक रूप से संश्लेषित पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, केमिकली फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। और मेन्योर का काम क्या होता है, मेन्योर सॉइल इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी, जो सॉइल का स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं, कौन, मेन्योर। जबकि फर्टिलाइजर्स हैं प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो प्लांट्स को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जो मेन्योर है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली और चीप होते हैं, यानी कि जो अपना वातावरण है, पर्यावरण है, उसके फ्रेंडली होते हैं, ये कोई उसका साइड इफ़ेक्ट या फिर उसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और ये सस्ते भी होते हैं। जबकि जो फर्टिलाइज़र्स का अगर अपन एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं तो ये सॉइल डिग्रेडेशन का कारण बन सकते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब है कि सॉइल की जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर सकते हैं, ये कम कर सकते हैं और उसकी फर्टिलिटी को डाउन कर देते हैं। जैसे मैन्योर का एग्जांपल है कंपोस्ट और काऊ डंग, इसके साथ साथ प्लांट वेस्ट है, प्लांट वेस्ट हो गया। और अगर अपन इसी में और देखें तो प्लांट वेस्ट के साथ साथ हम देख सकते हैं जैसे कि अपना वेजिटेबल पील्स हैं, ये भी किस में काम किसका एग्जांपल्स हैं, वेजिटेबल पील्स, और ये सब किसका एग्जांपल है, मैन्योर का। और हम फर्टिलाइज़र का एग्जांपल देखें तो NPK है, यूरिया है, ये सभी फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो बच्चों, जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर का यूज़ करके भी क्या किया जा सकता है, क्रॉप के प्रोडक्शन को में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और इरिगेशन, अगर हम बढ़िया टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ ले इरिगेशन के लिए तो भी प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बच्चों, इरिगेशन के लिए क्या होता है, वाटर इज एसेंशियल फॉर क्रॉप ग्रोथ, जो क्रॉप है अब उसकी ग्रोथ के लिए पानी क्या है, एसेंशियल होता है। और इस पानी को या इस वाट इरिगेशन के लिए दो प्रकार की मेथड्स होती है, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है इरिगेशन की 2 मेथड्स, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड्स और एक है मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में आपने देखा था 4 थी उसके अंदर, मोट, चेन पम्प, डेकली और रहट। और मॉडर्न मेथड्स के अंदर आपने 2 देखी थी, स्प्रिंकलर मेथड्स और स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। तो अगर हम इस इरिगेशन में मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स का यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, पानी भी बचा सकते हैं, वाटर भी सेव कर सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। और इसी इम्प्रूवमेंट के अंदर चौथा पार्ट है क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो बच्चों, ज़्यादातर क्या है कि जैसे अपना खेत है, हम लोग खेत में एक ही टाइप के प्लांट्स, एक ही टाइप की कल्टीवेशन करते हैं। जबकि अगर हम चाहें तो इसमें न्यू मेथड्स के हिसाब से काम करें तो ये जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो एडॉप्ट करके हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स 3 टाइप के दिए हुए हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसमें क्या होता है ग्रोविंग 2 क्रॉप्स टुगेदर, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को एक साथ उगाकर क्या किया जाए, ज़्यादा यील्ड और ज़्यादा डिजीज़ रेसिस्टेंट कल्टीवेशन किया जा सकता है। जैसे मस्टर्ड और वीट को साथ उगाकर, और वीट और ग्राम को साथ उगाकर भी इसका क्या किया जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग के एग्जांपल्स हैं। दूसरा इंट्रा क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग यानी कि एक ही फसल के अंदर 2 फसल एक साथ उगा के, जैसे ये अपना क्या है, खेत है, तो इसमें कुछ लाइनें तो एक एक वन टाइप की फसल के, और फिर बाद में दूसरे टाइप की फसल के, फिर बाद में पहली वाली, फिर वापस दूसरी वाली। तो इस तरीके से जैसे मान लो ये है मेज़ हो गया और ये बीन्स हो गया, फिर ये मेज़ हो गया और ये बीन्स हो गया। तो इस तरीके से इंट्रा क्रॉपिंग करके क्या किया जा सकता है, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करके भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। फिर थर्ड है क्रॉप रोटेशन,
जैसे एक सीज़न में हमने क्या किया, एक टाइप की क्रॉप उगा ली और दूसरे सीज़न में हमने उस लैंड को में दूसरे टाइप की क्रॉप उगा लेते हैं, यानी कि रोटेशन से हम क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो सॉइल है वो सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। जैसे वन सीज़न में राइस उगा लिया तो नेक्स्ट सीज़न में कोई लेग्यूम्स कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं ये सॉइल की हेल्थ को भी बढ़ाते हैं और प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये दो मेथड्स हो गई, दो अपने पास, एक तो क्या था, वेराइटी इम्प्रूवमेंट, और एक हो गया अपने पास प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब जो थर्ड है वो है प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब बच्चों मान लो हमने अच्छी वैरायटी के सीड्स भी शो कर दिए, फिर सीड्स अच्छे शोविंग करने के बाद में हमने उसकी अच्छी सी मैनेजमेंट भी हो गया, उसका न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट कर लिया और अच्छा प्रोडक्शन हो गया। अब अच्छा प्रोडक्शन हो गया, लेकिन अगर हम उसका हार्वेस्टिंग करने के लिए भी अगर हमने उसको ढंग से सही जगह नहीं रखा तो क्या हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है क्या? तो इसके लिए क्या है, हमें करना पड़ता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप्स को प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, किससे, पेस्ट से, डिजीज से, और ये जो गुड़ गुड़ अपने पास वृद्धि हुई है किसकी, प्रोडक्शन की, तो उसको हमें किससे, कीटों से और रोगों से उसकी प्रोटेक्शन करने को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इस क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले प्रोटेक्शन करनी पड़ती है किससे, जैसे दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहला है पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्ट कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल हो सकते हैं किसके द्वारा, बाय यूजिंग नेचुरल प्रीडेटर्स, जैसे लेडी बग्स है, ईट एफिड्स हैं, जो मतलब जो प्राकृतिक इन कीटों को खाने वाले जीव हैं उनका यूज़ करके भी कर सकते हैं। इसी प्रकार पेस्ट का कंट्रोल किससे किया जा सकता है, केमिकल कंट्रोल से, जिससे कि जो पेस्टिसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड्स है इनका यूज़ करके पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। और पेस्ट कंट्रोल के लिए एक और है कल्चर कंट्रोल, यानी कि जो क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो इससे जो पेस्ट हैं इन क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाने वाले वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा है डिजीज़ कंट्रोल। तो डिजीज़ किससे हो सकती है, वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, फंजाई से हो सकती है। तो इसके लिए जैसे फंगल डिजीज़ है, रस्ट और स्मट, इनसे क्या हो, इससे कंट्रोल। और दूसरा बैक्टीरियल डिजीज़ है, ब्लाइट और विल्ट और डिजीज़ रेसिस्टेंट। अब ये कैसे किया जाए, इसको करने के लिए डिजीज़ रेसिस्टेंट वेराइटीज़ का भी यूज़ करके, या फिर जो प्रॉपर इरिगेशन है उसके द्वारा, या फिर फंजिसाइड्स का यूज़ करके इन डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। थर्ड इसमें है वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। तो बच्चों जो वीड्स होते हैं वो वीड्स क्या होते हैं, इन क्रॉप के साथ उगते हैं और इन क्रॉप से स्पेस, फूड और लाइट, न्यूट्रिएंट्स, इन सब के लिए क्या करते हैं, इन सब के लिए इनसे जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स के साथ कम्पीट करते हैं, जिससे कि अपनी जो क्रॉप की जो यील्ड है, उत्पादन है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन वीड्स कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन वीड्स कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के जो जैसे वीडिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, या फिर मान लो कि मैन्युअली इन वीड्स को रिमूव करके या फिर क्रॉप रोटेशन के द्वारा इन वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। और अगर हम इन वीड्स को इफ़ेक्टिव टाइम पे, इनके खुद के फ्लोरिंग के टाइम से पहले अगर अपन इनको रिमूव कर देवें या उनके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, तो कंट्रोल करने से हाई यील्ड क्वालिटी या फिर जो हाई क्वालिटी यील्ड का इंश्योर हो सकता है, यानी कि उच्च उत्पादन को अपन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो था पार्ट, कौन सा, प्लांट का पार्ट था।
जिसमें फूड रिसोर्सेज को हम मैनेजमेंट करने के लिए फिर उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब जो पार्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। तो बच्चों जो एनिमल हस्बेंड्री है, तो एनिमल हस्बेंड्री इसकी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जो कि किससे जुड़ी हुई रहती है? ये जुड़ी रहती है ब्रीडिंग से, यानी कि हम क्या इसको कह सकते हैं कि प्रजनन। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके प्रजनन के लिए से, रेयरिंग, उनके पालन पोषण से। अब हम कौन से वाले एनिमल्स को पालते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स को। तो इन सब के प्रजनन और पालन पोषण से रिलेटेड होती है। अब हम इन एनिमल्स को क्यों पालते हैं? हम इन एनिमल्स को पालते हैं किसके लिए? फॉर फूड, फॉर लेबर एंड देयर प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स, वूल्स एंड हनी। तो हमें या तो उनसे काम करवाना, या फिर उनको उनके द्वारा जो फूड है वो प्रोड्यूस करना, या फिर बाद में मिल्क, एग, ऊन और शहद, इन सब के प्रोडक्शन के लिए हम इनका क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। और साथ के साथ जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स क्या करते हैं? क्रूशियल सपोर्ट का रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर में, जिससे कि वो न्यूट्रिशन और बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी का काम करते हैं। हम इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है एनिमल हस्बेंड्री का, इस एग्रीकल्चर के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है? तो पहला इम्पोर्टेंस है फूड की सप्लाई के लिए, कि जैसे ये क्या देते हैं, ये जो एनिमल्स हैं जिनको हम पालते हैं वो हमें मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, एग्स प्रोवाइड करवाते हैं और मीट प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को, तो ये जो एनिमल्स हैं ये जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट और इनकम। साथ के साथ एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए भी काम में आते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स क्या मैन्योर प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती रहे। साथ के साथ इंडस्ट्रियल यूज़ क्या हो सकता है इसका? वूल प्रोडक्शन, लेदर प्रोडक्शन और सिल्क इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द एनिमल्स। जो आपने एपीकल्चर है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिल्क। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी इनके ऊपर डिपेंड रहती है। अब हम देखते हैं कि इस एनिमल हस्बेंड्री के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जिनमें पहला है केटल फार्मिंग। तो बच्चों, केटल फार्मिंग क्यों करी जाती है? केटल फार्मिंग करी जाती है या तो प्लांट्स का, इन एनिमल्स का यूज़ करें हम किसके अंदर? फूड आइटम्स के लिए, जैसे कि मिल्क है इनके लिए, या फिर किसके लिए किया जाए? एग्रीकल्चर सपोर्ट, या जो अपना क्या होता है ड्रॉफ्ट एनिमल्स, जिसको हम एग्रीकल्चर में जैसे ब्लैक कॉर्ट है, इधर ऑक्स कार्ट है, इन बनाने में और कल्टीवेशन में इनमें यूज़ किया जाता है। जो केटल फार्मिंग है ये गाय, भैंस और बैल, इन सब के रियरिंग, पालन पोषण से रिलेटेड होती है, और इसके द्वारा मिल्क और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इनको पाला जाता है। तो पशुओं के जो प्रकार हैं केटल्स के, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो मिल्क एनिमल्स, जो कि क्या देते हैं? दूध का उत्पादन करते हैं, जैसे कि गाय और भैंस, ये दूध उत्पादन करते हैं। और अगर अपन इनकी एग्जाम्पल्स देखें, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं तो बच्चों, भैंस का एक वैरायटी का नाम है मुर्रा, एक जो कि भैंस की वैरायटी है जो अच्छा, इसकी क्या है, दूध का अच्छा प्रोडक्शन करती है। और ऐसे ही गाय की एक वैरायटी है साहीवाल। दूसरा है, ये तो दूध के उत्पादन के लिए पशुओं का प्रयोग, और दूसरा है ड्रॉफ्ट, यानी कि कार्य के लिए जो काम होते हैं ना एग्रीकल्चर से, उससे रिलेटेड। तो यूज्ड फॉर प्लोविंग एंड ट्रांसपोर्ट, जो कृषि वाले काम के लिए और सामानों को लाने ले जाने के यातायात के काम के लिए भी किया जाता है, जैसे कि बैल और जो बुल्स हैं इनका उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ कैटल, जो कैटल हैं उनकी महत्वपूर्ण नस्लें जिनका उपयोग इस कैटल फार्मिंग के लिए किया जाता है।
तो जैसे देसी का नस्ल देखें तो साहिवाल है, गिर है, रेड सिंधी है और थारपारकर है। ये देसी गाय की नस्लें हैं। और एग्जोटिक जो बाहर की गाय की विदेशी नस्लें हैं जैसे जर्सी है, होलिस्टीन है और फ्रेसियन है, ये सभी विदेशी नस्ल की गायें होती हैं। अब इन जो केटल्स में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां हैं जैसे एंथ्रेक्स और ट्यूबरकुलोसिस। वायरल डिजीज़ यानी कि वायरस से होने वाली है। फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसे एफएमडी कहते हैं। और रिंडरपेस्ट पैरासाइट से होने वाली डिजीज़ है जैसे लीवर फ्लूक। ये सभी क्या करते हैं? पैरासाइट से होने वाली रोग करते हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ प्रिवेंशन, रोगों की रोकथाम। किसके द्वारा किया जा सकता है इन रोगों की रोकथाम? रेगुलर वैक्सीनेशन से, प्रॉपर सैनिटेशन से और हाइजीन के द्वारा, और न्यूट्रियस फीड्स के द्वारा यानी कि पोषण आहार उपयोग में या पोषक आहार की खिला कर के भी इन एनिमल्स को इन डिजीज से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें पोल्ट्री फार्मिंग, कुक्कुट पालन। पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व्स राइजिंग चिकन्स, डक्स, टर्कीज एंड गीज फॉर एग एंड मीट। तो इनका जो पोल्ट्री के अंदर इन सभी जो एवीज हैं इनका उपयोग एग्स के लिए और मीट के लिए किया जाता है। तो इस एग्स में और मीट के लिए दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो ब्रॉयलर्स जो कि मांस उत्पादन के लिए, और एक होती है लेयर्स जो कि अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां होती है। जैसे कोब और कॉर्न फिश क्रॉस हैं, ये मांस उत्पादन के लिए अच्छी वैरायटी होती है, जबकि लेयर्स के अंदर लेग हॉर्न, वाइट लेग हॉर्न और रोडे आइसलैंड रेड, ये एग उत्पादन के लिए अच्छी मुर्गियां होती है। लेकिन बच्चों, कोई से भी एनिमल हस्बेंड्री में कोई सा भी हम एनिमल पाले तो सबसे बड़ी परेशानी आती है डिजीज़ वाले। तो ऐसे ही पोल्ट्री में भी डिजीज़ है, जो एक तो जैसे बर्ड फ्लू, ये वायरस से होने वाला रोग है। और इसी प्रकार से रानीखेत डिजीज़ जिसको अपन न्यूकेसल भी कहते हैं, ये भी नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। अब लेकिन ऐसा तो है ही, इन बीमारियों से भी क्या है फिर निजात पाया जा सकता है। वही कौन कौन सी चीज़ करके? सैनिटेशन के द्वारा, या प्रॉपर न्यूट्रिशन फीड के द्वारा, या रेगुलर वैक्सीनेशन के द्वारा। अब इस जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसके क्या क्या लाभ हैं? तो हाई प्रॉफिट बिजनेस है ये, और साथ के साथ एग और चिकन दोनों ही प्रोटीन से क्या होते हैं? भरपूर होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है फिश फार्मिंग। तो फिश फार्मिंग इज़ द ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ द फिश फॉर फूड। जो फिश फार्मिंग है ना, जो प्रजनन और उसकी पालन पोषण है किसका? फिश का। किसके लिए? फूड के लिए। और इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर, और इसे एक्वाकल्चर का एक एसेंशियल पार्ट है। तो फिश फार्मिंग के दो टाइप्स हो सकते हैं। एक तो मेराइन फिशिंग जिसमें ट्यूना मार्केल और पॉम्फ्रेट, ये जो वेराइटी इनका यूज किया जाता है। दूसरी है फ्रेश वाटर फिशरी यानी कि मीठे पानी के अंदर मछलियों का पालन, जिसमें है रोहू, कटला और सिंगी, इन प्रकार की मछलियों का यूज़ किया जाता है। अब जो मेथड्स ऑफ फिश फार्मिंग क्या क्या है? कैप्चर फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने, मछली का पकड़ने के लिए, तो कैचिंग वाइल्ड फिश फ्रॉम ओशन एंड रिवर्स। दूसरा है कल्चर फार्मिंग यानी कि जो ब्रीडिंग है किसकी? इन मछलियों की कहाँ करवाई जाए? पॉन्ड्स पे और टैंक्स में। तो बेनिफिट्स ऑफ फिश फार्मिंग क्या है? क्योंकि ये हाई प्रोटीन फूड प्रोवाइड करवाते हैं, साथ के साथ इसके लिए कम भूमि की आवश्यकता होती है, और इसमें इसके द्वारा रोजगार के साधन भी बहुत प्रोवाइड होते हैं। फोर्थ है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन।
तो जो एपीकल्चर इज़ द rearing ऑफ हनी बी फॉर हनी एंड वैक्स प्रोडक्शन। जो एपीकल्चर है वो क्या है, हनी बी मधुमक्खी का पालन से संबंधित है। और मधुमक्खी का पालन क्यों किया जाता है, हनी के लिए और वैक्स के लिए। अब कौन कौन से प्रमुख प्रजातियां हैं इन हनी बी के जिनका यूज़ इस एपीकल्चर में किया जाता है, तो वह एपिस डोर्सेटा जिसे अपन रॉक बी भी कहते हैं, और ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ हनी प्रोड्यूस करती है। दूसरे है एपिस इंडिका जिसे अपन इंडियन बी भी कहते हैं। ये क्या होती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉमर्शियल बी कीपिंग के लिए या मधुमक्खी पालन के लिए मोस्टली इसी एपिस इंडिका जो इंडियन बी है इसका यूज़ किया जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एक तो इससे हनी प्रोडक्शन होता है, दूसरा जो प्लांट्स है उनमें पोलिनेशन में भी काम आता है, दूसरा और थर्ड है जो बी का वैक्स है उसको इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम में लिया जाता है। इसी का एक और पार्ट है इसी एनिमल हस्बेंड्री का लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। जो प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इंश्योर द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइव स्टॉक। जो एक अच्छी तरीके से प्रबंधन किया जाए, एक संतुलित प्रबंधन किया जाए कि इनकी जो विधियां हैं, इससे क्या है कि जो लाइव स्टॉक अपने मवेशी हैं उनकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इंश्योर किया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या करते हैं लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में, फीडिंग यानी कि आहार का प्रबंधन। तो कैसे, बैलेंस डाइट का यूज़ जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स होने चाहिए। साथ के साथ ग्रीन फूड यानी कि हरा चारा जो कि इसमें लूसेर्न और नेपियर घास का यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेट संतुलित आहार, ग्रेन्स एंड ऑयल केक्स भी इसके लिए बेटर यील्ड में हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि अगर हम आहार में ग्रेन्स दें या फिर जो ऑयल केक्स दें जिसको अपन हिंदी में खल बोलते हैं, तो खल दें तो इससे क्या होगा, ऑयल जो एनिमल्स हैं उसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ब्रीडिंग, प्रजनन प्रबंधन, ब्रीडिंग इज डन टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ब्रीडिंग, प्रजनन किया जाता है। जैसे टाइप ऑफ ब्रीडिंग, नेचुरल ब्रीडिंग, इसमें मेटिंग अंडर नेचुरल कंडीशन कराई जाती है। दूसरी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसमें इंजेक्शन लगता है किसका, सीमन का, जो कि इम्प्रूव ट्रेड्स, जो नई जो प्रजाति है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आता है। और इसी में है शेल्टर एंड हाइजीन। जो एनिमल्स हैं उनको स्वच्छ वेंटिलेटेड शेल्टर मिले, साथ के साथ उनके बैठने की जगह पे क्या हो, प्रॉपर क्लीनिंग हो और वेस्ट डिस्पोजल की अच्छी व्यवस्था हो जिससे के द्वारा क्या है उनमें डिजीज से प्रोटेक्शन हो सके। फोर्थ है रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो इस एनिमल हस्बेंड्री का सतत कृषि पशुपालन में क्या रोल हो सकता है, एक तो जैविक या ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इंटरजनरेटेड फार्मिंग के अंदर और रूरल डेवलपमेंट के अंदर इनका यूज़ होता है। हमने इस एनिमल हस्बेंड्री में क्या देखा कि एनिमल हस्बेंड्री इज एसेंशियल फॉर फूड, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। जो एनिमल हस्बेंड्री है फूड के लिए, इकोनॉमी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए क्या है, आवश्यक है। और इस एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या इंक्लूड है, कैटल फार्मिंग है, पोल्ट्री है, फिश फार्मिंग है और एपीकल्चर है। साथ के साथ इन एनिमल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ब्रीडिंग और डिजीज कंट्रोल, इम्प्रूव लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में भी अपन ने इस चैप्टर में देखा है। और सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है एनिमल हस्बेंड्री की, वो अपने एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए क्या होती है, बेनिफिट लेके आती है। तो बच्चों इस तरीके से ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपके सामने इस वीडियो में दिए गए थे। अगर आपको ये वीडियो और ये नोट्स अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।